अपन जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन थर्ड ग्रेड या रीट मेंस कहते हैं, उसके जो है कलाम का जो माइनर टेस्ट हुआ है उनके आधार पर जो है साइकोलॉजी की क्लासेस देख रहे थे। 3 क्लासेस अपन देख चुके हैं, आज हम क्लास नंबर 4 देखेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है देख लेना, पीडीएफ थोड़ी ब्लर हो रखी है कि बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है। बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। सबसे पहले अपनी उम्र के लोगों में रहना, बिल्कुल जो है एक तो आपको पता ही है इसमें जो है सामूहिकता पाई जाती है। सामूहिकता मतलब समूह की भावना, ठीक है, बाल्यावस्था की पहचान है। तो ये तो बिल्कुल जो है विकासात्मक कार्य है बाल्यावस्था का। फिर ये लैंगिक भूमिका को समझना, तो बालक जो है इसमें लैंगिक भूमिका को समझने लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर जो आपको एक चीज ध्यान में रखनी वो ये है कि लैंगिक अंतर को समझना ये बाल्यावस्था में ना होकर शेषवावस्था में ही हो जाता है। 2 चीजें अलग अलग चीजें, वापस बता देता हूं मैं, शेषवावस्था में, ठीक है। देखो लैंगिक भूमिका है ना, उसको तो बालक जो है बाल्यावस्था में समझता है, ठीक है। लेकिन जो लैंगिक अंतर है इसको बालक जो है शेषवावस्था में ही समझने लग जाता है। फिर साधारण शारीरिक कुशलता का विकास, मतलब खेलने वगैरह में जो है ज्यादा तत्पर हो जाता है। आपके परिवार में या आसपास कोई बच्चा होगा जो बाल्यावस्था में है, उसमें आप देखते भी होंगे कि खेलने चला जाता है, घूमने चला जाता है इधर उधर, ठीक है, बैट पकड़ा और बाहर, ठीक। तो ध्यान में रख लेना, लैंगिक अंतर को समझना शेषावस्था में और लैंगिक भूमिका को समझना बाल्यावस्था में। दूसरी बात, अपन कल वाली क्लास में एकदम अच्छे से देख चुके कि शेषावस्था की क्या विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था की क्या है, बाल्यावस्था की क्या है। क्लासें हमेशा सीरियल से देखना आप, ताकि जो अच्छे से समझ में आए आपके। दूसरी बात, बाल्यावस्था की में जो है समलैंगिकता पाई जाती है, ये आपको पता ही है। समलैंगिकता का मतलब है समान लिंग के जो है समूह में रहता है बालक। और विषम लैंगिकता किसमें पाई जाती है, तो विषम लैंगिकता जो है विपरीत लिंग के जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, तो यह पाया जाता है किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, हालांकि ये सबको लगभग पता है, लेकिन ये चीज एक अच्छी चीज है कि लैंगिक विकास को समझना जो है आपका बाल्यावस्था और लैंगिक अंतर को समझना शेषवावस्था का। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था का नहीं पूछा था अपने को। फिर आता है युद्ध है, कौन से सिस्टम के अंतर्गत युद्ध आता है, और ये बात हो रही है आपकी पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत की। थोड़ी सी पीडीएफ जो अच्छे से नहीं बनी हुई, लेकिन आप जरूर अच्छे से देख सकते हैं। पारिस्थितिक जो तंत्र सिद्धांत है विकास का, और ये किसने दिया है, ये दिया हुआ है आपका यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने, ब्रॉनफेन-ब्रेनर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसने जो है कुल मिला के 5 जो है क्या बताए, स्तर बताए या 5 अवस्थाएं बताई किसकी, पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत की। सबसे जो पहली जो आपकी इसकी अवस्था होती है, या जो आपका पहला जो चरण होता है, वो होता है आपका, सबसे पहले आता है लघु मंडल, जिसको अपन माइक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम, ठीक है। लघु मंडल जो होता है उसके अंदर अपना जो परिवार, जहां जो मतलब बालक जहां पर रहता है, जैसे परिवार, कक्षा, अध्यापक, मतलब जो बालक से डायरेक्ट अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। मतलब जो है बालक से जो बालक से सीधे संपर्क में रहते हैं, ऐसे मान लो, जो सिंपल भाषा में सीधे संपर्क में रहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, लघु या माइक्रो के अंतर्गत, ठीक है। 2 नंबर पर आता है जो है आपका मिसो, या जो है अपन कह सकते हैं मध्य मंडल। ये मिसो या मध्य इसी को कहते हैं, और इसके साथ ही लिख देता हूं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है जहां पर लघु मंडल जो माइक्रो है वो आपस में अंतःक्रिया करें। तो लघु मंडल में परिवार, कक्षा, अध्यापक है, तो मध्य में क्या आ जाएगा, जहां पर ये दोनों अंतःक्रिया करें, अभिभावक और अध्यापक के संबंध, अभिभावक व अध्यापक के संबंध। मतलब कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, यहां पर मध्य मंडल जो होता है उसमें क्या होता है, मध्य मंडल में जहां लघु मंडल परस्पर अंतःक्रिया करे, लघु मंडल को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो सिस्टम, ठीक है। और मध्य मंडल को जो इंग्लिश में कहते हैं मिसो सिस्टम। मध्य मंडल जो है अंतःक्रिया करें, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जहां पर मध्य मंडल अंतःक्रिया करें उसको कौन सा कहते हैं, मिसो सिस्टम या मध्य मंडल, ठीक है। जैसे अभिभावक और अध्यापक दोनों लघु मंडल के भाग हैं, और इन दोनों का बीच का संबंध आपका मध्य या मिसो मंडल में आता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल। क्या आता है, एक्सो सिस्टम या बाह्य मंडल आता है। और एक्सो और बाह्य में क्या होता है, इसमें माता पिता का कार्य क्षेत्र, और इसके अलावा माता पिता का स्थानांतरण, यह सब जो है आपका एक्सो या बाह्य सिस्टम के अंतर्गत आता है,
ठीक है। फिर जो आता है बाह्य के बाद में वो आता है आपका वृहत या मैक्रो। ये मैक्रो सिस्टम और इसी का दूसरा नाम है वृहत सिस्टम या वृहत मंडल। ठीक है। वृहत मंडल में क्या होता है, अलग कलर से लिख देता हूं। वृहत मंडल में जो है अपने सांस्कृतिक जितने भी मूल्य और सामाजिक प्रथाएं वो आती है। सामाजिक प्रथाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी आपके शैक्षिक परिदृश्य से सब्जेक्ट सब कुछ आने वाला है, जीके वगैरह एकदम अच्छे से करवाया जाएगा जीवा स्टडी पर हमेशा की तरह। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये क्लास सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड नहीं है, जो भी चीज होगी पूरे डिटेल से बताई जाएगी। सामाजिक प्रथाएं और जो सांस्कृतिक मूल्य है, सांस्कृतिक मूल्य ये कहां पर आता है आपका, ये आता है वृहत मंडल में। फिर आता है आपका क्रोनो। क्रोनो को अपन कह सकते हैं घटना मंडल। क्या कह सकते हैं, घटना मंडल। और क्रोनो में क्या आता है, क्रोनो में एक तो आता है आपका आर्थिक आघात, आर्थिक आघात। दूसरा जैसे माता पिता का तलाक हो जाए, जो भी घटनाएं हो, युद्ध, ये सब आते हैं आपके क्रोनो सिस्टम या घटना मंडल के अंतर्गत। तो युद्ध क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। बाकी अपन अच्छे से देख सकते हैं। और इसका भारतीय संस्करण किसने दिया, इस जो है पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भारतीय संस्करण, भारतीय संस्करण, और भारतीय संस्करण दिया दुर्गानाथ सिन्हा ने, दुर्गानाथ सिन्हा ने। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत का भारतीय संस्करण जो है दुर्गानाथ सिन्हा ने दिया। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांत से नहीं है। तो देखो आपको का ये नाम रॉबर्ट हेविग्रस्ट जो है ये नया सुना होगा, लेकिन ये नैतिक विकास से संबंधित है। पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है, कोलबर्ग का जो है नैतिक विकास सिद्धांत है, लेकिन ब्रूनर का नहीं है। तो उत्तर उसका हो जाएगा ब्रूनर। ब्रूनर ने दिया था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कौन सा दिया था, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। और इन्होंने जो है कितनी अवस्थाएं बताई, जो है आपकी किसने, ब्रूनर ने। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की जो है 3 अवस्था बताई है, जिसमें एक होगी सक्रिय अवस्था, ठीक है, जिसको कहते हैं इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। दूसरी होती है इसमें जो है आपकी प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, दूसरी क्या होती है, प्रतिबिंबात्मक, प्रतिबिंबात्मक, ठीक है, जिसको इंग्लिश में देखो हमेशा इंग्लिश थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, जिसको आइकॉनिक कहते हैं। तीसरी होती है संकेतात्मक, संकेतात्मक, और इसको कहते हैं सिंबॉलिक। क्या कहते हैं, सिंबॉलिक स्टेज। और ये जो असक्रिय अवस्था आपकी ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, प्रतिबिंबात्मक 2 से लेकर 7 वर्ष तक, और सिंबॉलिक या संकेतात्मक 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है। ये आपका क्या है, ये जो है ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। 3 अवस्थाएं, सक्रिय अवस्था, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। अगर इसकी तुलना अपन पियाजे के सिद्धांत से करें, ठीक है, इसकी तुलना अगर पियाजे के सिद्धांत से करें तो आपकी ये वाली अवस्था जो है, ये जो संवेदी गामक अवस्था है उसके जो है संवेदी गामक अवस्था के क्या है, समांतर है। ठीक है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है आपकी ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के क्या है, समांतर है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के। और संकेतात्मक जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के समांतर है। ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि ब्रूनर की कौन सी जो है जो अवस्था है वो जो है पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समांतर है, तो प्रतिबिंबात्मक। संवेदी गामक के समांतर कौन सी, सक्रिय। और मूर्त संक्रियात्मक के जो है मूर्त संक्रियात्मक के समांतर कौन सी है, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है। तो ये इनके पैरेलल अवस्था है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो ये आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो इसका उत्तर ब्रूनर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84। 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीजों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देता है। पियाजे के अनुसार ये क्षमता किससे जुड़ी है। देखो पियाजे के अनुसार किससे जुड़ी है, ये बाद की बात है। पहले अपन देख लेते हैं अच्छे से कि कौन से में जो है मतलब कौन सी जो पियाजे का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है। सबसे पहले पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। किससे, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ये आपको बताइए। पियाजे का एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी है, लेकिन यहां पर अपन संज्ञानात्मक विकास को देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करें पियाजे का जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसकी पहली जो अवस्था है वो है आपकी संवेदी गामक अवस्था। ऊपर देख के आ चुके हैं ना, ये वाली वही है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। संवेदी गामक अवस्था जो है आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है। कौन सी अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। फिर आती है आपकी, और इसके अंदर जो आपके गुण पाए जाते हैं, एक तो वस्तु स्थायित्व पाया जाता है, वस्तु
स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब हो गया कि कोई वस्तु, बालक ये पहचानना शुरू कर देता है कि कोई वस्तु उसके सामने नहीं है, आप छुपा देते हो फिर भी उसका अस्तित्व होता है। दूसरा इसमें होता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार वो भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर जो दूसरी अवस्था आती है, दूसरे कलर में लिख देता हूं, अवस्था नंबर 2, जिसको अपन कहते हैं कौन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और ये आपकी जो है, आपको पता है, ये 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। कारण कि ऊपर अपन देख चुके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतिबिंबात्मक के क्या होती है, समांतर होती है। और इसके अंदर जो गुण पाए जाते हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो जीववाद। जीववाद मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, निर्जीव को सजीव समझना, सजीव समझना, ये होता है जीववाद। जैसे किसी पंखे को जो है जिंदा समझना, ये। दूसरा इसके अंदर आता है अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद। और अहम केंद्रवाद क्या होता है, अहम केंद्रवाद में जो है बालक स्वयं के विचार को सबसे श्रेष्ठ मानता है। स्वयं के विचार को श्रेष्ठ मानना, को श्रेष्ठ या उत्तम मानना, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, और अंतर्ज्ञान में क्या होता है आपका, कुल मिला के मौलिक तर्क स्टार्ट कर देता है बच्चा, मौलिक तर्क, ठीक है। फिर जो आपकी आती है तीसरी अवस्था, जिसको अपन कहते हैं, कलर चेंज करके लिखता हूं, ब्लू कलर में लिख देते हैं क्योंकि सारी मिक्स हो जाएगी वरना। तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और इसी का दूसरा नाम है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऊपर देखा था ना मैंने, तो ये जो है अपन 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था में जो है ना, क्या क्या पाया जाता है, एक तो संरक्षण पाया जाता है। संरक्षण का मतलब क्या होता है आपका, कि भौतिक वस्तुओं के, भौतिक वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, भौतिक वस्तु के द्रव्यमान व आयतन में परिवर्तन को समझना। आयतन में परिवर्तन को समझना, परिवर्तन को समझना, मतलब संरक्षण की भावना, ये किसमें पाई जाती है, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें भौतिक वस्तु का द्रव्यमान और आयतन है, उसमें परिवर्तन को बच्चा समझने लग जाता है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, किसकी लंबाई बड़ी है, किसका आयतन बड़ा है, ये समझने लग जाता है। दूसरी बात इसमें आता है ये वर्गीकरण या श्रेणीकरण। इसी को वर्गीकरण कहते हैं, इसी को श्रेणीकरण कहते हैं। इसमें ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत कर देता है या श्रेणीकृत कर देता है। तो यहां पर 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीजों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देता है, मतलब वो वर्गीकरण कर रहा है या श्रेणीकरण कर रहा है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और फिर लास्ट जो अवस्था होती है, चौथी अवस्था, इसमें ये होती है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। देखो अपन रिवीजन कर रहे हैं लेकिन एकदम अच्छे से करेंगे। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो होती है ये आपकी जो है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है, हालांकि 11 प्लस मान सकते हो इसको। और इसमें जो है कुल मिला के जो है आपको क्या ध्यान रखना है, अमूर्त तर्क जो है, अमूर्त तर्क शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये अपना जो है क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन नंबर 84 का जो है उत्तर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बाकी अपन अच्छे से देख चुके। फिर आता है, देखो अब सारा का सारा इसी पर चलेगा, इस जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है पियाजे के, इस पर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये रही, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें जो है बालक क्या करता है, प्रतीकों का प्रयोग मतलब मौलिक तर्क देना शुरू कर देता है। प्रतीकों का जो है अपन क्या करने लग जाता है, वो यूज करना सीख जाता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता का तेजी से विकास होता है। बिल्कुल भाषा, देखो 5 वर्ष का बालक का 90% भाषाई विकास हो जाता है। आपने बूस्ट या बॉर्नविटा का एड देखा होगा कि 5 वर्ष की आयु में जो है बच्चे का 90% भाषाई विकास हो जाता है। तो जो है 5 वर्ष किसके अंतर्गत आएगा, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो दोनों सही है, दोनों को नोट कर लेना। पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है। कैसे पता चला, मैंने तो आप बताया नहीं प्रतीकों का प्रयोग, लेकिन ऊपर बताया था। देखो चीजों को जोड़ना सीखोगे, अगर कंपटीशन में अच्छा करना तो चीजें जोड़ना सीखना पड़ेगा। अपने को ये आ गया, मान लो ये कथन आ गया, सही है या नहीं। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अपना पता है कि 2 से 7 वर्ष होती है। और ये जो किसके समांतर होती है, ये प्रतिबिंबात्मक जो है आइकॉनिक जो आपकी है स्टेज, किसकी, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की, उसके समांतर होती है। तो प्रतिबिंब से मतलब हो गया कि यहाँ बच्चा प्रतीकों का जो है उपयोग करना सीख जाता है। बिल्कुल सही बात है। और इस अवस्था में भाषा और कल्पना की जो मतलब क्षमता उसमें तेजी से विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों की दोनों इसमें सही है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, ए व बी दोनों सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भाषा और कल्पना का तेजी से विकास होगा तभी बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखेगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर
86 पर। थोड़ा सा जो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ी अच्छे से जो है पीडीएफ नहीं बनी हुई, बाकी दिख जाएगा आपको, छोटा कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा। एक बच्चा कहता है, मैं बता देता हूं, अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम टूट जाएगा। मतलब बिना टिकट के यात्रा करने पर एक बच्चा कहता है कि अगर सभी लोग बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम यानी कि जो आपका सरकारी तंत्र है वो विफल हो जाएगा। ये किस स्तर का उदाहरण है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। किसका? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसमें 3 स्तर और जो आपके 6 अवस्थाएं होती है। पहला स्तर होता है इसमें जो पूर्व परंपरागत स्तर। कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर में क्या कहता है बालक? पहली बात तो कि पूर्व परंपरागत स्तर है वो कहां से कहां तक होता है, तो ये आपका जो है जन्म से लेकर, सॉरी पूर्व परंपरा जन्म से नहीं होता, ये 4 से 10 वर्ष की आयु तक होता है। 4 से 10 वर्ष की आयु तक, जन्म से नहीं होता, क्योंकि नैतिकता होती ही नहीं है जन्म के समय। फिर है पूर्व परंपरागत जो स्तर है, इसमें 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था होती है आपकी दंड व आज्ञाकारिता। कौन सी? दंड व आज्ञाकारिता। इसको मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूं, ठीक है। दंड व आज्ञाकारिता में क्या होता है? बच्चा जो होता है वो दंड से बचने के लिए काम करता है, ठीक है, कि मतलब कि कोई मुझे मतलब सजा से बचने के लिए क्या करता है? काम करता है, ठीक है। दूसरी फिर अवस्था जो आती है वो आती है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता। यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता, उन्मुक्तता, ठीक है। पहला पता चल गया। दंड व आज्ञाकारिता का मतलब है बच्चा क्या करता है? बच्चा सिर्फ और सिर्फ दंड यानी कि सजा से बचने के लिए जो है किसी आज्ञा का पालन करता है। फिर यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता जो होती है, इसका मैं बता दूं, यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता में जो है एक तो जैसे को तैसा प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे को, एक मिनट, जैसे को तैसा, ठीक है। दूसरी यहां पर जो है वो ध्यान में रखना है अपने को कि बालक कोई भी काम खुद जो है बालक स्वयं के लाभ के लिए काम करता है, स्वयं के लाभ के लिए काम करता है। मतलब उसको फायदा होगा ना, लाभ के लिए कार्य करता है, उसको फायदा दिखेगा वही काम करेगा वो। तभी तो अपन जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं ना कि ये ले तू क्या कर, जो है 10 रुपए की ये चीज ले और 1 रुपए की तू खुद रख लेना। तो वो खुद के लाभ के लिए काम करता है यांत्रिक सापेक्ष उन्मुक्तता में। फिर आती है 2 नंबर जो है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर जो है आपका ये 10 से 13 वर्ष की आयु में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? परंपरागत स्तर में जो है 2 अवस्थाएं पाई जाती है, यहां ही बता देता हूं। सबसे पहले अच्छा लड़की लड़की अवस्था, अच्छा लड़का लड़की अवस्था। इसमें मतलब क्या हो गया? अच्छा लड़का लड़की अवस्था में कि बालक प्रशंसा की चाह करता है। बालक क्या करता है? प्रशंसा की चाह करता है, प्रशंसा की चाह रहती है। दूसरी बात है कि दुनिया क्या सोचेगी, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। दुनिया क्या सोचेगी, इसका ज्यादा ध्यान रखता है, दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है। और इसी परंपरागत स्तर की दूसरी जो अवस्था वो है सामाजिक कर्म संपोषित अवस्था, ये वाली, ठीक है। इसका दूसरा स्तर, पहला तो ये हो गया और दूसरा हो गया ये सामाजिक कर्म संपोषित। इसमें ये क्या मानता है? कानून को सर्वोपरि मानता है, कानून को सर्वोपरि मानता है, मतलब कानून के हिसाब से काम करता है और कानून को क्या मानता है? सर्वोपरि मानता है। तो यहां पर अब आपको उत्तर शायद मेरे हिसाब से दिख गया होगा। कारण कि अगर सब लोग बिना टिकट चढ़ेंगे तो सिस्टम जो है क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसमें कानून को सर्वोपरि मान रहा है क्योंकि रूल्स को सर्वोपरि मान रहा है, इसका मतलब उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसे उत्तर निकालना सीखो बस आप, ठीक है। फिर जो तीसरी अवस्था आती है वो आती है आपकी उत्तर परंपरागत अवस्था। उत्तर परंपरागत अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था जो है आपकी ये 13 से ऊपर जो है वर्ष की आयु के लिए है। इसमें 2 अवस्थाएं कौन कौन सी है? इसकी जो पहली अवस्था है वो तो आपके जो सामाजिक नियम अनुबंधन है ये हो जाएगी, सामाजिक नियम अनुबंधन, इतना लिख रहा हूं, सामाजिक नियम अनुबंधन इतना लिख देता हूं। इसमें बालक क्या होता है? इसमें जो बालक नियमों का तार्किक आलोचनात्मक ढंग से क्या करता है? नियमों का या फिर ये मान लो कि नियमों की आलोचना करता है, आलोचना, इतना ध्यान रख लो। मतलब कुल मिला के जो नियम होते हैं सरकारी उनका आलोचनात्मक ढंग से क्या करता है? तार्किक ढंग से विरोध करता है। जैसे आप करते हो ना कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, सरकार को वैसा करना चाहिए, तो नियमों की आलोचना की जाती है। कहां पर? सामाजिक नियम अनुबंधन में। आप यहां पर जो है ये उत्तर मत कर देना, ये अलग चीज है सामाजिक कर्म संपोषित, क्योंकि वो रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। हालांकि उसको जो अगर वो नियम तोड़ने की बात करता तब वो इसके अंतर्गत आ जाता, क्योंकि वो अपने ढंग से आलोचना कर रहा है उसकी, ठीक है। और इसमें फिर दूसरी अवस्था आती है वो आती है सार्वभौमिक नैतिक विकास।
सार्वभौमिक नैतिक विकास, ठीक है। और यहां पर जो है परोपकारिता की भावना पाई जाती है। इसके अलावा जो है कह सकते हैं मानव जाति के कल्याण की भावना, मानव कल्याण की भावना, ठीक है। और इसमें दुनिया के 1% लोग ही पहुंच पाते हैं, दुनिया के 1% लोग ही पहुंच पाते हैं इस तक, ये आपको ध्यान में रखना है। एकदम अच्छे से मैंने बता दिया। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन वही है, देखो इसी ऊपर वाले नियम पर आधारित है कि प्री कॉन्वेंशनल, प्री का मतलब हो गया पूर्व परंपरागत हो गया, ये पूर्व परंपरागत, कई जगह पूर्व रूढ़िगत भी कहते हैं, स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्ति लाभ और सजा से बचने के लिए करता है, तो ये रहा पूर्व परंपरागत। और मैंने देखो यांत्रिक सापेक्ष उन्मुखता में क्या बोला था कि बालक स्वयं को लाभ के लिए कार्य करता है, स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है। और दूसरा क्या बोला था, दंड व आज्ञाकारिता, सजा से बचने के लिए काम करता है। तो देखो पूर्व परंपरागत स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने के लिए आधारित होते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, ठीक है। फिर इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों से अधिक सार्वभौमिक सिद्धांतों को महत्व देता है। मेरे हिसाब से ये आपका जो है उत्तर परंपरागत, जो पोस्ट कन्वेंशनल जो स्तर है, उत्तर परंपरागत का जो है उदाहरण होना चाहिए, उत्तर परंपरागत, ठीक है। क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक विकास इसी में होता है, तो ये क्या होगा, गलत होगा आपका। लेकिन कलाम ने दोनों को सही माना और इसका उत्तर जो है 2 नंबर माना, लेकिन मेरा ये मानना है उत्तर 3 नंबर हो जाएगा इसका। आप इसको जो है कमेंट में जरूर क्लियर करें कि आप क्या मानते हो। मैं इसका 3 मानता हूं, कलाम ने 2 माना है, लेकिन मेरा मानना है कि ये उत्तर परंपरागत की बात है, हो रही है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में, वही क्वेश्चन आ गया। एक छात्र परीक्षा में नकल करने ही वाला था, लेकिन अचानक सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। किस स्तर का उदाहरण है? अगर ऊपर वाला क्वेश्चन अच्छे से देखा तो मेरे हिसाब से आप उत्तर कर देंगे। बस यही तो जीवा स्टडी पर आपको खासियत मिलती है। कैसे कि छात्र क्या कहता है कि परीक्षा में नकल करने वाला था, लेकिन अचानक सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ऊपर चलो, मैंने एक बात कही थी, दुनिया क्या सोचेगी, क्या दुनिया क्या सोचेगी, किसके अंतर्गत, उत्तम लड़का लड़की अवस्था के अंतर्गत बोला था ना, दुनिया क्या सोचेगी। तो यही बात क्या कह रहा है कि माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा, तो इसका मतलब उत्तम लड़का लड़की अवस्था, क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। बस इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। ये थोड़ा सा जो है वापस थोड़ा सा जो है एडजस्ट आप कर लें, क्योंकि सही से जो है प्रिंट नहीं हो रखा ये पेपर। फिर एक 4 साल का बच्चा अपने माता पिता की नकली दाढ़ी लगाकर रोल प्ले में पापा का नाटक करता है। कुल मिला के आप थोड़ा सा क्वालिटी जो है ना इसको बढ़ा लें बस। एक 4 साल का बच्चा है, वो अपने पिता की नकल करता है दाढ़ी लगाकर, ठीक है। अगर इस समय पर उसे लगातार रोका जाए तो कहा जाए कि वो गलत है, तो एरिक्सन के अनुसार उसमें कौन सा नकारात्मक भाव विकसित होगा। यहां पर बात हो रही है एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की। किसकी? एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की बात हो रही है। और बात हो रही है 4 साल का बालक, कितने साल का बालक है? 4 साल का। और 4 साल देखो इसकी 8 अवस्थाएं टोटल, तो उनको तो आपको खुद को जो है अच्छे से पढ़ना होगा। 8 अवस्थाएं, क्योंकि पहले जो वीडियो मैंने बनाए थे 3rd ग्रेड जो रीड प्री के टाइम, उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी मैंने अलग से बना रखी है, और उसी प्लेलिस्ट में ये जोड़ रहा हूं मैं साथ में। तो उसमें मैंने ये 8 अवस्थाएं अच्छे से बता रखी है। इन 8 अवस्था में 4 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर होती है पहल बनाम दोष की अवस्था, पहल बनाम दोष की अवस्था। ये तीसरी अवस्था होती है जो जन्म से 3 से 6 वर्ष तक होती है। क्योंकि 4 साल का बालक है तो इसके अंतर्गत आएगा तो पहल बनाम दोष, तो यहां उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बस उम्र का ध्यान रख लेना। पहली है विश्वास बनाम विश्वास है, ठीक है। हीनता बनाम जो लज्जा जो भी है आपकी, वो सारी की सारी आपको 8 अवस्थाएं देखनी है। और यहां पर बस ये क्या लिख रहा है इसको ध्यान ही नहीं देना अपने को। उम्र देखो, एरिक्सन को देखा, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, और उम्र 4 वर्ष है मतलब इसके अंतर्गत आएगा। पहल बनाम दोष मतलब दोष उत्तर हो जाएगा। विश्वास बनाम अविश्वास वाली उम्र होती तो ये हो जाता। शर्म बनाम जो भी है लज्जा वाली वो हो जाता। हिंता वाली होती तो ये हो जाता। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग में शिक्षक समय के साथ मदद की मात्रा घटाता है क्योंकि उद्देश्य छात्र की स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना है। ये सबसे पहले बात करें कौन से सिद्धांत से संबंधित है, तो ये आपका जो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक या सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है आपका कोई बालक है कि इस लेवल तक बालक पहुंच सकता है, और इसको कहते हैं अपन जो है क्या कहते हैं, जो है वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र। और यहां एक और लेवल होता है जिसको संभाव्य
विकास का क्षेत्र कहते हैं, संभाव्य विकास क्षेत्र। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि यहां तक संभावना है और ये वास्तविक पर एक बालक सीख सकता है। अब जो है यहां पहुंचेगा कैसे बालक, देखो ये वास्तविक विकास का सिद्धांत है। अगर कोई मदद करे, मतलब शिक्षक मदद कर देना या कोई बच्चा बालक की मदद करे ना, तो वो यहां से यहां तक पहुंच सकता है। मतलब वास्तविक तो वो खुद ही पहुंच जाता है, लेकिन कोई शिक्षक अगर मदद करते तो वो कहां पहुंच जाता है, आगे वाले संभावित जो विकास का क्षेत्र है वहां पहुंच जाता है। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या हो गई, मदद की वह मात्रा जिससे बालक संभाव्य विकास के क्षेत्र में पहुंच जाता है, संभाव्य विकास के क्षेत्र में पहुंच जाता है, क्षेत्र में पहुंच जाता है। समझ गए, मतलब मदद की वह मात्रा जिससे बालक, जैसे वास्तविक तक तो वो खुद सीख लेता है, वो थोड़ी सी मदद देने पर वो विकास का जो संभाव्य क्षेत्र है वहां तक पहुंच जाता है। तो स्कैफोल्डिंग वही होती है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक समय के साथ मदद की मात्रा घटाता है, बिल्कुल पहले थोड़ी ज्यादा मदद करता है फिर धीरे धीरे घटाता है, ये बात बिल्कुल सही है। फिर क्योंकि उद्देश्य छात्र की स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता बढ़ाना है, मतलब मदद की मात्रा कम करेगा तो छात्र जो है स्वतंत्र समस्या समाधान में जो है निपुण होगा। तो दोनों बात सही है और उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके अलावा एक जो है निजी संभाषण, वो भी वाइगोत्स्की से संबंधित है। कौन सा, निजी संभाषण, जिसमें बालक खुद ही बड़बड़ाता रहता है, और इसी का दूसरा नाम है आंतरिक संभाषण। आंतरिक संभाषण, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अपन ने अच्छे से देख ली, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट जो है नए हैं वो शेयर भी जरूर करें नए स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को। अब रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी, इसके बाद अपन शैक्षिक परिदृश्य भी करेंगे, अपन जो है राजस्थान जीके भी करेंगे, सब्जेक्ट भी करेंगे, शिक्षण विधियां भी करेंगे। जैसा रीट पात्रता में अपन ने जो है परफॉर्मेंस दिया था वैसा ही देंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, बने रहें।